सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे फॉरेन ट्रेड का जो बाकी का हमारा पोर्शन है, यानी कि जो इंपोर्ट ट्रेड का जो था, जो कि कल ही हो जाना चाहिए था लेकिन कल हो नहीं पाया, क्योंकि कल अगर इसे करने जाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसीलिए आज हम इंपोर्ट ट्रेड को आज के लेक्चर में करने वाले हैं। आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट ट्रेड का ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्यों इंपोर्ट ट्रेड को किया जाता है, एंड लास्ट में देखने वाले हैं कि इंपोर्ट ट्रेड का जो प्रोसीड्योर है, जो प्रैक्टिकल प्रोसीड्योर है वो क्या है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के बारे में तो हमें मालूम चल गया कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो सामान अपने देश में बना है उसे बाहर के देश में बेचना। ठीक इसका उल्टा कि जो सामान बाहर के देश में बना है उसे अपने देश में खरीद करके ले आना, उसे हम लोग इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। द ऑपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट इज़ नोन एज इंपोर्ट। बाहर के देश से बनाया हुआ सामान अपने देश में खरीदना, उसे हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। नाउ इंपोर्ट ट्रेड इज द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन एन अनदर कंट्री इनटू द टेरिटरी ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री। मतलब जो किसी दूसरे देश में बना है उस सामान को या फिर उस सर्विस को जब हम अपने देश के बाउंड्री में ले आते हैं तो उसे भी हम लोग इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, लेकिन अब इंपोर्ट ट्रेड होता क्यों है? वाई डज अ कंट्री इंपोर्ट? ये तो मैं समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट इसलिए होता है ताकि हमारे यहाँ पे जो बेसिक सामान बन गया है उसे बाहर में भेज दिया जाए, इसके लिए एक्सपोर्ट होता है। इसी के साथ साथ अपने देश में जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, नेशनल इनकम में एडिशन करने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इंपोर्ट क्यों किया जाता है? तो पहला रीज़न जो कि बाहर से सामान खरीदने का है वो ये है कि अ कंट्री इंपोर्ट्स गुड्स व्हेन इट कैनॉट मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस गुड्स। मतलब जब मैं खुद से सामान बना नहीं सकता हूँ, व्हेन आई एम नॉट सेल्फ केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ गुड और सर्विस, तो उस केस में मुझे उस सामान को बाहर से अपने देश में मंगवाना पड़ता है। जब मैं सामान को खुद नहीं बना सकता हूँ तो मुझे वो बाहर से खरीद के लाना ही होगा। जैसे जो एप्पल का आईफोन है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो नहीं सकता है, इसीलिए उसे बाहर से खरीद करके इंडिया में लाया जाता है। फिर ठीक इसी तरीके से अगर बोले तो क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल भी हम खुद से बना नहीं सकते हैं, इसीलिए उसे बाहर के देशों से खरीद करके हमारे इंडिया में लाया जाता है। तो पहला रीज़न यही है कि वो जो सामान है वो हमारे देश में बन ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर दे हैव अ डेफिसिट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस। मतलब हम बना तो सकते हैं लेकिन जितना चीज़ चाहिए उसे बनाने के लिए वो हमारे पास में नहीं है। वी हैव रिसोर्सेज बट दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, दे आर नॉट, मतलब वो एकदम से जितना रिसोर्स चाहिए उतना रिसोर्स नहीं है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रोडक्शन ठीक से हो नहीं पाएगा, तो वैसे केस में भी बाहर के देश से खरीदना होता है। एंड लास्ट है द टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इज इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली। मतलब हमारे पास अब सामान भी है एंड हम बना भी सकते हैं, लेकिन अगर खुद बनाएंगे तो वो सामान ज़्यादा महंगा हो जाएगा। बजाय इसके कि वो सामान को खुद बनाया जाए, हम लोग उस सामान को बाहर के देश से खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ से उसको खरीदना जो है वो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं जब खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरा जब बना तो सकते हैं लेकिन उतना सामान नहीं है, और तीसरा ये है कि हम लोग पास वो, मतलब अगर हम बनाने जाएंगे तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा एंड उतना महंगा सामान कोई खरीदना नहीं चाहेगा। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पे बाहर से सामान खरीदा जाता है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इसको किया जाता है। एंड मैंने आपको कल के लेक्चर में ही बोल दिया था कि यहाँ पे आपको फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस जो है वो 3 अलग अलग टॉपिक करके दिए हुए हैं। मतलब आपको फंक्शंस अलग से बोला है पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स अलग से बोला गया है पढ़ने के लिए, एंड पर्पस अलग से बोला गया है पढ़ने के लिए। लेकिन हमें ये तीनों एक साथ में ही पढ़ना होगा क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है।
फंक्शन एंड पर्पस एक ही है एंड ऑब्जेक्टिव भी उसका एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ये 3 अलग अलग नाम है जिसके थ्रू हम एक ही टॉपिक के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा रीज़न है कि क्यों यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड किया जाता है, तो वो है टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ developing countries import scarce raw materials, capital goods and advanced technology required for rapid industrial development। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने देश में इंडस्ट्रीज को बनाना, अपने देश में फैक्ट्रीज को सेटअप करना, ये चीज़ों को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। मतलब बेसिकली अपने देश को ग्रो करवाना। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हम अगर खुद से वो सामान बनाएंगे जिससे चल के बाद में जाकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर हम वो सामान खुद बनाते हैं एंड बाद में चल के इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इससे बेटर क्या होगा कि वो जो सामान है जो कि खुद बना करके हम करने जा रहे हैं उसे एक ही बार में विदेश से मंगवा लिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम खुद उस सामान को बना नहीं सकते हैं, लेकिन अगर खुद उस सामान को बनाने जाएंगे तो कब हमारे यहाँ पे मशीनरी बनेगी, कब हमारे यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी और कब हम लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो तो उसके लिए जो सामान चाहिए बजाय उसको घर में बनाने के हम उसे बाहर से खरीद करके ले आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। ना द गुड्स दैट आर इन डिमांड बट आर नॉट अवेलेबल इन द कंट्री आर इम्पोर्टेड। अब जाहिर सी बात है भाई, जो सामान मेरे देश के लोगों को चाहिए बट लेकिन वो सामान मेरे देश में है नहीं, या फिर मेरे देश में वो सामान तो है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है, तो उस केस में भी वो सामान जो है उसे बाहर से मंगवाया जा सकता है। अगर हमारे देश में सामान है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है तो वैसे केस में भी सामान को बाहर से खरीदना पड़ता है। और अगर वो सामान बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैं अगर बात करूं तो रोल्स रॉयस की जो गाड़ियां होती है, लैम्बोर्गिनी की जो गाड़ियां होती है, वो हमारे देश में नहीं बनती है, तो इसीलिए उस चीज़ को हमें इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। फिर है टू ओवरकम नेचुरल डिजास्टर्स। अब देखिए जब कोई बाढ़ आ जाता है या फिर भूकंप आता है या फिर सुनामी आ जाती है, मतलब कोई भी अगर कुदरती प्रलय आता है, तो उस केस में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब हो सकता है कि वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाए। बाढ़ आ गया, सारे फसल वहाँ पे ख़राब हो गया, तो फिर हमारे पास सामान नहीं रह गया। अर्थक्वेक आ गया, सब तहस महस हो गया। तो इसलिए उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो सामान है वो बाहर से मंगवा सकते हैं। अगर किसी देश में बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे खाने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केस में जो फूड ग्रेन्स है, जो अनाज है, वो बाहर से मंगवाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ इम्पोर्ट्स इनेबल कंज्यूमर्स इन द होम कंट्री टू एंजॉय अ वाइड वैरायटी ऑफ products of high quality. It helps in improving the standard of living of the masses. अब देखिए भाई, हो सकता है कि मेरे देश में जो सामान मिलता है वो अच्छा तो है लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का सामान आजकल में ज़रूरी होता है। The goods which are required in modern world, हो ही सकता है कि हमारे देश में वो सामान मिलता ना हो। तो अगर विदेश में कोई ऐसा सामान है जो कि हमारे देश के सामान के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है और उसको अगर हमारे देश में लाया जाए तो उसकी वजह से हमारे देश का जो लोगों का जो रहन सहन है, जो उनके जीने का तरीका है, वो इम्प्रूव हो सकता है। तो वैसे केस में हम लोग बाहर से जो सामान है वो मंगा लाते हैं। मतलब जब खुद के सामान when the home goods are not that much efficient, कि उनको यूज़ करने से हमें पूरे तरीके से ये मिल सके, मतलब उसको अगर हम पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें उतना कुछ नहीं दे पाएगा जितना कोई बाहर का सामान दे सकता है। तो ऐसे केस में बाहर से सामान मंगाया जा ही सकता है,
ठीक है। फिर टू इंश्योर नेशनल डिफेंस। अब देखिए भाई, नेशनल डिफेंस के लिए जो गन्स की ज़रूरत होती है या फिर जो टैंक्स की ज़रूरत होती है या फिर ये जो एयरशिप्स होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये सब चीज़ें हर एक कंट्री में मिलता नहीं है। मतलब मैं अगर कहूँ तो दुनिया के 1 या 2% कंट्रीज़ ऐसे होंगे जो कि खुद अपने आर्म्स एंड एमुनेशंस बनाते होंगे। हथियार जो है वो बहुत कम देश हैं जो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऐसे केस में जो बाकी के बचे हुए देश हैं उन्हें वो सामान बाहर से मंगवाना ही होता है, क्योंकि अगर इंडिया इंपोर्ट ना करे तो उसके पास जो इतने सारे जो हमने कुछ साल पहले देखा कि जो राफेल आया है वो इंडिया के पास नहीं रहेगा। तो अपना नेशनल डिफेंस करने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए हमें बाहर से सामान मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे वो अलग अलग रीज़न्स जिसकी वजह से हमें सामान जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ सकता है। एंड इसके बाद अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल चीज़ कि भाई इंपोर्ट ट्रेड होता क्या है, ठीक है। अब अगर आपको एक्सपोर्ट ट्रेड समझ में आया है तो इंपोर्ट ट्रेड कुछ भी हार्ड होगा नहीं, ये जस्ट उसका उल्टा होगा। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या हो रहा था कि वहाँ से ऑर्डर आ रहा था एंड हम यहाँ से सब कुछ काम कर रहे थे। एंड अब हम देखने वाले हैं कि हम ऑर्डर दे रहे हैं एंड वहाँ से जो सामान है वो आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है वो है ट्रेड इंक्वायरिंग एंड सेंडिंग कोटेशन। नाउ द डोमेस्टिक बायर हु विशेस टू बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सेंड्स एन इंक्वायरी रिलेटिंग टू प्राइस, डिजायर्ड क्वालिटी, terms and conditions for the export of the goods. The exporter sends a reply to the inquiry in the form of quotation. The quotation is also known as pro forma invoice, which contains information about the selling price, quality, quantity, mode of delivery, etc. तो पहला चीज़ हमने क्या देखा था कि हमारे जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो बाहर के देश का आदमी हमारे देश में एक इंक्वायरी भेजता है कि ये सामान है कि नहीं, ये क्वालिटी का सामान है कि नहीं। बेसिकली वो यहाँ पे पूछताछ करता है। फिर उसके रिप्लाई में यहाँ से जो है उसे एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसे हम लोग कोटेशन कहते थे या फिर जिसे हम लोग प्रोफोर्मा इनवॉइस कहते हैं। बेसिकली एक रिप्लाई भेजा जाता था। यहाँ पे भी ठीक वही चीज़ होगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बाहर में अपना एक इंक्वायरी भेजेंगे एंड उसके रिप्लाई में हमें एक डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। हम पूछेंगे कि ये सामान है कि नहीं, ये क्वालिटी का सामान है कि नहीं, एंड उसके रिप्लाई में वहाँ से एक डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। तो ये है पहला स्टेप कि होम कंट्री से एक्सपोर्टिंग कंट्री के पास इंक्वायरी जाएगा एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री से होम कंट्री के पास एक प्रोफोर्मा इनवॉइस या फिर सिंपल लैंग्वेज में रिप्लाई आएगा, ठीक है। फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। नाउ गुड्स कैन बी इंपोर्ट ओनली अपॉन द लाइसेंस द इंपोर्टर रिक्वायर्स टू ऑब्टेन एन इंपोर्ट लाइसेंस। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ भी करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप अपने देश में बना करके सामान बाहर भेज रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप बाहर से सामान अपने देश में भी मंगवा रहे हैं तो उस केस में भी आपको इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो एक बार आपने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद आपका ये जो प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस है ये आपका सेकंड स्टेप बन जाता है कि मुझे अब इंपोर्ट लाइसेंस लेना है मुझे, ताकि मैं बाहर से सामान अपने देश में मंगवा सकूं, तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। फिर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, मैं अगर विदेश से सामान खरीद रहा हूं सो आई कैन नॉट पे हिम इन माई होम करेंसी। अगर मैं इंडिया का कोई आदमी अगर अमेरिका या फिर फ्रांस से कोई सामान मंगवाता है तो वो उसे रुपीस में पेमेंट नहीं करने वाला है, ठीक है। उसे उस कंट्री का जो करेंसी है उस कंट्री में उसका पेमेंट करना होगा, वहाँ का जो करेंसी है उसमें पेमेंट करना होता है। अगर मैं अमेरिका से मंगवा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे डॉलर देना होगा, एंड मैं अगर फ्रांस से मंगवा रहा हूँ तो फ्रांस का शायद आई थिंक यूरो है, तो मुझे यूरो में वहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो मुझे
विदेशी पैसा चाहिए, तो ये विदेशी पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये विदेशी पैसा मुझे लाना होगा। सो द ओवरसीज सप्लायर आस्क्स फॉर पेमेंट इन अ फॉरेन करेंसी, उसे फॉरेन करेंसी चाहिए। नाउ द पेमेंट रिक्वायर्स द एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। इन इंडिया ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज आर गवर्न्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। मतलब बेसिकली आपको आरबीआई के पास जाना होगा एंड आरबीआई क्या करेगा कि आपका जो रुपीज़ है उसको डॉलर में या फिर जो भी करेंसी होगा उसमें कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब आपके पास पैसे आ चुके हैं तो जो फोर्थ स्टेप आता है वो है प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। मतलब अब आप मेन ऑर्डर देने वाले हैं। नाउ आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द कोटेशन इफ द प्रोस्पेक्टिव बायर फाइंड्स द इन्फॉर्मेशन सूटेबल टू हिम देन ही प्लेसेस द ऑर्डर और इंडेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। मतलब अब आप ऑर्डर देने वाले हैं कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए। फिर obtaining letter of credit. Now the importer must get the receipt of credit from his concerned bank and send it to the foreign supplier. अब एक्सपोर्ट ट्रेड में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई सामान खरीदता है तो जो सामान खरीद रहा है उसे बेसिकली जो सामान बेच रहा है ही उस आदमी को उसे एक अश्योरेंस देना होता है कि अगर वो इसे सामान भेजे तो उसका जो पेमेंट है वो ठीक टाइम पे हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर मैंने अपने सामान को विदेश भेजा हुआ है तो वहाँ से एक कन्फर्मेशन आना चाहिए कि हाँ ये जो सामान मैंने भेजा है इसके बदले का जो पेमेंट है वो मुझे मिल ही जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो सामान खरीद रहा है वो अपने एक बैंक को बोलता है कि अगर मैं इसे अश्योरेंस दूंगा कि मैं तुम्हें पेमेंट दे ही दूंगा तो ये मानेगा नहीं। तो वो क्या करता है कि जो खरीद रहा है वो अपने बैंक को बोलता है कि मेरे अश्योरेंस देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो बैंक है ये जाकर वहाँ पे अश्योरेंस दे। तो जो भी सामान खरीदता है जो इंपोर्टर है उसका बैंक क्या करता है कि एक्सपोर्टर को एक लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब बेसिकली वहाँ पे लिख करके दे देता है कि ये जो आदमी है अगर इसे आप सामान भेजते हैं तो जो भी पेमेंट होगा वो वहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब आपने अपने एक्सपोर्टर को ये अश्योरेंस भी दे दिया कि हाँ तुम्हारा सामान का पैसा तुमको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। द इंपोर्टर मेक्स द फाइनेंस सेटलमेंट इन एडवांस टू रेम्यूनरेट द एक्सपोर्टर व्हेन द शिपमेंट अराइव्स एट द डेस्टिनेशन। अब उसके बाद मुझे क्या करना होता है कि थोड़ा सा पैसा मुझे एडवांस में दे देना होता है। ठीक है, आफ्टर मैंने उसको अश्योरेंस दे दिया तो उसी के साथ साथ क्या होता है ताकि उसका भरोसा और बढ़ सके तो इसीलिए हम लोग उसे एक अश्योरेंस के साथ साथ कुछ पैसा एडवांस में दे देते हैं। ठीक है, फिर रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। नाउ आफ्टर स्टोरिंग द कंसाइनमेंट ऑफ द शिप द फॉरेन सप्लायर सेंड्स द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर। द शिपमेंट एडवाइस इंक्लूड्स डेटा अबाउट द शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक बार मैंने उसे एडवांस पेमेंट दे दिया, उसे अश्योरेंस दे दिया कि तुम्हारा पेमेंट जो है वो हो जाएगा। इसके बाद वो मुझे एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर को एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसे हम लोग कहते हैं शिपमेंट एडवाइस। ये शिपमेंट एडवाइस बेसिकली क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सब कुछ मतलब उस शिपमेंट के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये शिपमेंट का इनवॉइस नंबर क्या है, लैंडिंग और एयरवेज बिल डेट एंड नंबर मतलब ये कब वहाँ पे आने वाला है, ये कब किस जहाज़ में आएगा, किस जगह पे आएगा। मतलब बेसिकली जो हम जब किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो वो जैसे हमें एक बिल दे देता है तो वैसे ही जो एक्सपोर्टर है वो हमें यहाँ पे एक बिल देने वाला है। ठीक है, फिर अराइवल ऑफ गुड्स। नाउ द ओवरसीज सप्लायर डिस्पैचेस द गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब वहाँ से सामान जो है वो भेज दिया जाता है। फिर कस्टम्स क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। नाउ इन इंडिया ऑल द इंपोर्टेड गुड्स हैव टू हैव अ क्लियरेंस फ्रॉम द कस्टम्स आफ्टर दे पास द इंडियन बॉर्डर्स। नाउ व्हेन द शिप अराइव्स एट द पोर्ट द इंपोर्टर हैज टू ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑर्डर और एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ लैडिंग फ्रॉम द कंसर्न शिपिंग कंपनी। मतलब एक बार सामान जब मेरे कंट्री में आ चुका है तो वो सामान को मैं ऐसे ही जा करके नहीं ले सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा। मतलब मैंने आपको बोला था कि देश के बाहर भी अगर सामान भेजना है तो उसमें भी मुझे कस्टम्स का क्लियरेंस चाहिए होता है। ठीक उसी तरीके से जब देश के अंदर में सामान आ रहा है तो उस केस में भी मुझे कस्टम क्लियरेंस चाहिए होता है। तो ये जो कस्टम क्लियरेंस है ये बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही सामान वहाँ पे आ जाएगा तो जब आप उस सामान को लेने जाएंगे तो जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है बेसिकली ये
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका काम ये होता है कि जो भी सामान आ रहा है कहीं उसमें कोई ड्रग्स तो नहीं, या फिर कहीं उसमें कोई बॉम्ब तो नहीं, मतलब बेसिकली ये देखने के लिए कि कहीं कोई इल्लीगल सामान तो आ नहीं रहा है, इसीलिए उसे चेक किया जाता है। अब वो कस्टम डिपार्टमेंट आपका सामान चेक कर देगी एंड उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है जो कि है पेमेंट का। मतलब जैसे ही आपको सामान मिल गया तो आप बाकी का पेमेंट जो है वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वो डिटेल स्टेप। अब जैसा कि मैंने आपको एक्सपोर्ट में बोला था कि आपको कोई जो पूरा का पूरा जो प्रोसीड्योर है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि पूरा प्रोसीड्योर वो बताओ। आपको अगर पूछा जाएगा तो वो इसमें जो ये सब जो चीज़ें हैं कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये जो शिपमेंट एडवाइस है ये क्या होता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होता है, इंडेंट क्या होता है, मतलब बेसिकली इसमें जो टर्म्स हैं, जो डेफिनेशंस है वो आपसे पूछी जाएंगी। आपको जो पूरा प्रोसीड्योर है वो लिखने को नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ आता है वो है कि अगर बाय चांस दे दिया गया तो क्या करेंगे। तो जाहिर सी तो इसमें सिंपल सा है, वो देखना है कि एक हमारा होगा जो कि है इम्पोर्टर एंड एक हमारा है जो कि है एक्सपोर्टर, ठीक है। अब इम्पोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर के पास एक इंक्वायरी भेजता है, एक्सपोर्टर उसके बदले में एक रिप्लाई देता है, ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्टर है ये जैसे ही रिप्लाई दे देता है तो ये आदमी यहाँ पे तैयारी करता है, मतलब वो यहाँ पे सारे पैसों का जो लेन देन है, मतलब सारे जो मेन बात है कि पैसा रेडी करता है, ठीक है। फिर पैसा रेडी करने के बाद वो उसे अपना ऑर्डर देगा एंड उसके साथ ही साथ और भी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि वहाँ पे दे दिया जाएगा। एंड जब ये एकदम सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ इस आदमी को सामान भेजना सेफ है, तब वो सामान जो है वो इसके पास भेज देगा एंड जो बाकी का पेमेंट है वो इसे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्टेप है कि पहले इंपोर्टर इंक्वायरी भेजेगा, एक्सपोर्टर उसके बदले में रिप्लाई देगा, फिर इंपोर्टर यहाँ पे अपना सारा तैयारी करके एक्सपोर्टर के पास जो मेन ऑर्डर है वो मेन ऑर्डर दे देगा एंड मेन ऑर्डर देने के बाद एक्सपोर्टर सामान को भेज देगा एंड जब एक्सपोर्टर का सामान आ जाता है इंपोर्टर के पास तब वो बाकी का पेमेंट कर देगा। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, मतलब इसी प्रोसीड्योर को अगर सबसे छोटा किया जाए तो वो ये वाला प्रोसीड्योर है, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड। अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको बेसिकली वही पूछा जाएगा कि ये इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको डायरेक्ट प्रोसीड्योर पूछने का बहुत कम चांसेस है, लेकिन आपको ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि इसमें जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में हमने अभी सुना, बिल ऑफ लेडिंग, प्रोफोर्मा इनवॉइस, इंडेंट, एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आपको पूछी जा सकती है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल इंटरनेशनल ट्रेड में, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो आएगा कल के लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।